हेलो बॉयज़, आई एम आशीष त्रिपाठी। एक नया टॉपिक लेकर के हम यहाँ आए हैं आपके पास। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें एक हेडिंग है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जैसे कि आप जानते ही हो कि दो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो इसको कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ना लिख करके वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। तो कुछ चीज़ें आप ज़रा ध्यान दीजिएगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बारे में आपको ध्यान देना है दैट इज़ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर के बारे में जान लिया जाए जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है? कोई भी दो पॉइंट्स हैं, इनका पोजीशन वेक्टर अगर लिखना है तो कहाँ से लिखते हैं? हमेशा ओरिजिन से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ओरिजिन जनरेट करेंगे, बनाएंगे, दैट इज़ ओरिजिन। इसका पोजीशन वेक्टर, तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इसका पोजीशन वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर, तो इसको भी इसी से मिला देंगे। कोई और पॉइंट है तो उसको भी मिला देंगे। ओरिजिन से जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर करना है एरो उस डायरेक्शन में बनाएंगे। बी का पोजीशन वेक्टर तो बी के डायरेक्शन में ओरिजिन से आती हुई पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। कोई पॉइंट और है, मान लीजिए सी, तो इसका भी पोजीशन वेक्टर बनाना है तो ऐसे ही एरो बना देते हैं। शो करते हैं किससे? R1। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर R1 है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर R3 है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर R2 है। इस फॉर्म में शो कर देते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मीन्स फ्रॉम ओरिजिन एक लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट की तरफ उस लाइन का एरो होता है, डायरेक्शन होता है, और उसको किसी भी वेक्टर से शो कर देते हैं। दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दैट वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज आल्सो पोजीशन वेक्टर। पर ध्यान दीजिएगा, किसी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको फिर से बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर ए से बी की तरफ आप जा रहे हो तो एरो इधर बनाएंगे, क्योंकि वेक्टर लेना है। डिस्टेंस है, पर डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाता है? तो ए से बी की तरफ अगर जा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट हमको चेक करना है कितना है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो अपने साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रखेगा, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो आर ए से किधर गए? बी की तरफ, तो आर ए बी। या बी से अगर ए की तरफ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बी टू ए की तरफ होगा और इसका नाम दे सकते हो बी ए। बी से ए की तरफ कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ओरिजिन से उस पॉइंट को अगर शो किया जाए पोजीशन को, तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, कूलम्स लॉ को। हाँ, एक चीज़ और, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, कितने वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को किस यूनिट वेक्टर से शो करते हैं? आई से। तो हम अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड है, पर इसमें डायरेक्शन भी डालना है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड, और इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया आई से, तो ये शो हो गया क्या?
ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिक्स हो गए तो ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा इसी पॉइंट को। दो चार्जेस हैं, एक ए पॉइंट पर चार्ज है, कितना चार्ज है Q1, और एक पॉइंट पर चार्ज है Q2 बी पर। इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा ओरिजिन जनरेट करते हैं, ठीक है, ओरिजिन जनरेट करेंगे। यहाँ से मान लेते हैं ए का पोजीशन वेक्टर हो गया R1, ठीक है बेटा, और यहाँ से बी का पोजीशन वेक्टर हो गया R2, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब ध्यान देना, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो हम कुछ मिनट के लिए शो कर लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज। तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? F लगाएगा बेटा, ठीक है। और Q1 का मतलब A से B की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसको मान लो फोर्स AB, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ध्यान देना, ए वाला चार्ज बी पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ए वाला चार्ज बी पर फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, मान लेते हैं आर ए बी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स लगता है? तो वैसे सिंपली हमको पता है FAB, ए से बी की तरफ फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमको मैग्नीट्यूड रखना है, बस हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, चार्ज की भी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कूलम्स लॉ में कि फोर्स Q1 Q2, बेटा इसको आराम से, इसमें टाइम लगता है, लेकिन हाँ एक बार अगर आप रुक करके वीडियो देखेंगे तो दोबारा आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है F, Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा F, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो F इक्वल टू, हमें चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, ऐसे ही लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, चार्ज के प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ध्यान दीजिएगा कितना डिस्टेंस है? RAB का स्क्वायर। RAB क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसको केवल मैग्नीट्यूड में शो करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं RB मॉड एक डब्बे में, ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, इसको क्यूब करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पर इसमें कहा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर के फॉर्म में कूलम्स लॉ लिखिए, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एरो लगा दिया। पर ये क्या है हमारा? ये वैल्यू है, केवल मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ये पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही थी, तो इसको वेक्टर बनाना है 2 मीटर पर सेकंड को, तो 2 मीटर पर सेकंड में किसका मल्टीप्लाई कर दिया? यूनिट वेक्टर का। और एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई होता है, तो हम आई मल्टीप्लाई कर दिए। पर अब जो ध्यान देना, ये फोर्स इधर से इस साइड में लग रहा है, ठीक है,
तो हम इसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? आर ए बी यूनिट वेक्टर। समझ में आएगा? जिस डायरेक्शन कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में जा रही हो, उसी डायरेक्शन का कोई वेक्टर अगर आपको मालूम है तो उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं उस मैग्नीट्यूड पर, वो वेक्टर फॉर्म हो जाता है। अब ये देखो, मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया, तो ये जो मिल के बना ये क्या बना? वेक्टर क्वांटिटी बना। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं ओ। ट्रायंगल ओ ए बी में जरा देखो, ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें जरा देखिए, एक वेक्टर का एक एरो का हेड और दूसरे वेक्टर के दूसरे एरो का टेल कनेक्ट है, तो ये क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो R1 प्लस आर ए बी इक्वल टू तीसरा वेक्टर हमारा क्या है? R2 है। आर ए बी यहीं छोड़ देंगे, R2 माइनस R1, ये तो हो गया आर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो इसको अगर डब्बे में हम लगाते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डब्बे में हो जाएगा। ये वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू है। अब जैसे मान लो R1 की वैल्यू होती 2i, R2 की वैल्यू होती 3j, तो यहाँ क्या निकल के आया? R2 माइनस R1, तो क्या कर देते हैं? R2 की वैल्यू 3j माइनस R1 की वैल्यू 2i, तो ये हो गया माइनस 2i प्लस 3j, और कौन हो गया ये? R2 माइनस R1 हो गया बेटा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? R2 माइनस R1 अंडर रूट ये वैल्यू, आई का मल्टीपल का स्क्वायर 2 2 जा 4, जे के मल्टीपल का स्क्वायर 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, तो ये हो गया अंडर रूट 13। तो देखो ये डब्बा लगाने से, मॉड लगाने से ये वैल्यू हमको मिल गई। समझ में आएगा? तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे फार्मूले में। वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर ए बी का स्क्वायर ही कर रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये मॉड है, मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, वेक्टर आर ए बी, और कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हैं? कहीं भी यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा हो तो यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर ए अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर ए बी वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। आप देखो ये वैल्यू है स्क्वायर और एक वैल्यू सेम ऐसे ही है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आर ए बी का होल क्यूब इंटू आर ए बी वेक्टर, और आर ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? R2 माइनस R1, ठीक है। ये मॉड नहीं है, बस इसको ब्रैकेट कर दिया क्योंकि माइनस है इसके पास। इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरे फिगर के, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा जो पढ़ाया है। अब ये ऑब्जेक्ट, सॉरी पॉइंट है A, यहाँ पर चार्ज है Q1, और ये पॉइंट था B, यहाँ चार्ज था Q2। इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? F B से A की तरफ फोर्स, सिंबॉलिक है, B से A की तरफ फोर्स। Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो B टू A डायरेक्शन, तो मैंने फोर्स लिख दिया F B A। समझ में आएगा? B, अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। ध्यान रखना, डायरेक्शन का ही सारा खेल है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना ले लिया जाए? R B से A की तरफ है तो R B A, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा भाई? तो फोर्स
ऑन Q1 बाई Q2 इज FBA, वैल्यू रख दो FBA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो मैग्नीट्यूड है बस। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है BA, ये वेक्टर है ना वेक्टर, लेकिन डब्बे में पैक किया मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, लिख दिया, एरो बना दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 RBA का स्क्वायर इनटू, ये मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में है, इसके ही डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो इसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात, यूनिट वेक्टर का मतलब कैप लगा देते हैं। FBA वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 RBA का स्क्वायर इनटू, यूनिट वेक्टर कैसे शो करते हैं, वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, और नीचे उसी का मॉड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, डब्बा लगा देते हैं। FBA वेक्टर इक्वल टू, बहुत इजी है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, देखो ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन तो जैसे करते हैं वैसे ही होता है, RBA स्क्वायर और एक ये हो गया तो क्यूब हो गया, ये बचा यहाँ पर R वेक्टर BA। अब जरा ध्यान देना, ये O था इन ट्रायंगल OAB, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें इस एरो का टेल और इस एरो का हेड कनेक्ट है एक जगह पर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इक्वल कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। वेक्टर ऐसे ही तो सम करते हैं, BA इसको सम किया, क्योंकि जिस वेक्टर का टेल और जिस वेक्टर का हेड हो उसको कनेक्ट कर देते हैं, और इक्वल में आता है तीसरा वेक्टर R1, तो RBA वेक्टर इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर R1 माइनस R2, तो ये वेक्टर का फार्मूला यहाँ डाल देते हैं, FBA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान RBA का क्यूब इनटू R वेक्टर BA की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2, और ध्यान दीजिएगा मैंने डब्बा नहीं लगाया, मॉड नहीं लगाया। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 ले आओ, वो इक्वेशन क्या था, FAB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 RAB क्यूब इनटू R2 माइनस R1, अगर आपको याद हो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, समझ में आ रही बात, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया FAB अपॉन FBA, इससे ये दोनों डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब जरा ध्यान देना, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, तो चाहे डिस्टेंस इधर से निकालो और चाहे डिस्टेंस इस डायरेक्शन से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है केवल, तो इसलिए इसकी वैल्यू सेम होगी, और Q1 Q2 मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। मान लो 3 2 जा 6 आया तो 2 3 जा 6 आया, तो ये भी दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, FAB ये पहला वाला ऊपर रहेगा तो ये ऊपर रहेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये अपॉन ये, FAB वेक्टर अपॉन FBA इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, R1 माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, R2 प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, नीचे वैसे ही छोड़ देते हैं, ये दोनों सेम कैंसिल हो गए, तो
एफ ए बी वेक्टर अपॉन एफ बी ए वेक्टर इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इनका, तो एफ ए बी इक्वल टू -1 इंटू एफ बी ए, तो ये हो गया एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। कोई फार्मूला अगर आपको याद आया कोई फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और किसको शो कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है किस चीज़ को, ध्यान दीजिए फिर से मैं बता रहा हूँ। आपने फोर्स इस पर लगाया एफ बी ए, और आपने फोर्स इस पर लगाया एफ ए बी, दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर है, मतलब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर है। और ये रूल है किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्रूव कीजिए कूलम्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। So it is proved that Newton's third law is followed by Coulomb's law। पहला पॉइंट समझ में आई बात। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। मान लो ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू है, तो ये माइनस क्यू वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस वाला चार्ज माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। प्लस क्यू वाला चार्ज इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, भागो। और Q1 Q2 प्लस Q2 वाला चार्ज प्लस Q1 की तरफ फोर्स लगाएगा, तुम भागो। तो आप जरा देखो ये कौन सा फोर्स हो रहा है, सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रल फोर्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि कूलम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ठीक, तो ये 2 पॉइंट है बेटा, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, बहुत इजी है। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल्स को शेयर भी कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम इसको किसी और तरीके से भी आपको समझा देते हैं। बट दिस वाज द बेस्ट इजी मेथड। आई होप you like it. Thank you boys.